अशोक कुमार और उनके जीजा शशिधर मुखर्जी ने नींव रखी थी फिल्मिस्तान स्टूडियो की। नासिर हुसैन, जो कि आमिर खान के अंकल थे, उन्होंने 1948 में फिल्मिस्तान स्टूडियो को बतौर लेखक ज्वाइन किया था। अनारकली, मुनीम जी, पेइंग गेस्ट जैसी कामयाब फिल्में लिखने के बाद उन्होंने डायरेक्शन में हाथ आजमाने की सोची। 1948 में शहीद, 1949 में शबनम, 1950 में सरगम, 1953 में अनारकली, 1954 में नागिन और 1956 का फिल्म फेयर अवार्ड जीतने वाली जागृति, 1955 की मुनीम जी इस स्टूडियो के हिस्से की कामयाब फिल्में थी। इस स्टूडियो को आगे चलकर तोलाराम जलान ने खरीद लिया था। तोलाराम जलान ने सुबोध मुखर्जी को तुम सा नहीं देखा का डायरेक्शन करने को कहा था, लेकिन सुबोध मुखर्जी नासिर हुसैन को एक ब्रेक देना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने तोलाराम जलान के सामने प्रपोज़ल रखा। प्रपोज़ल ये कि अगर उन्हें फिल्म पसंद नहीं आई तो सुबोध मुखर्जी सारा कर्ज अपने ऊपर ले लेंगे। कमाल ये हुआ कि तुम सा नहीं देखा हिट हो गई। नमस्कार, आज की तारीख का संबंध है शम्मी कपूर से, जिन्होंने तुम सा नहीं देखा से बॉलीवुड में कामयाबी की नई उड़ान भरी थी। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना और फॉलो करना न भूलें। आइए आज का सफ़रनामा शुरू करते हैं। हाँ, इससे पहले कई किस्से और कहानियों का भी सिलसिला चला। फिल्म से जुड़ा एक किस्सा काफ़ी पढ़ा और सुना जाता है। तोलाराम जलान चाहते थे कि एक्ट्रेस अमिता को तुम सा नहीं देखा से शोहरत दिलाई जाए, लेकिन नियति ने कुछ और ही तय कर रखा था। देव आनंद ने फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद फिल्म गई शमशेर राज कपूर के पास, जिन्हें हम शम्मी कपूर के नाम से जानते हैं। तुम सा नहीं देखा फिल्म की कामयाबी में इसके म्यूज़िक ने ख़ास भूमिका निभाई, और इसी फिल्म से पहली बार शम्मी कपूर ने कामयाबी का स्वाद भी चखा। तुम सा नहीं देखा से पहले शम्मी 18 फ्लॉप फिल्में दे चुके थे, और उनके मन में ख्याल भी आने लगा था कि उन्हें रोज़ी रोटी के लिए किसी और धंधे के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए। तुम सा नहीं देखा का एक गीत, सर पर टोपी, लाल हाथ में रेशम का रुमाल, शुरुआत में सिर्फ फिल्म की हीरोइन अमिता पर ही फिल्माया गया था। फिर शम्मी कपूर के शुभचिंतकों ने उन्हें समझाया कि इस धुन में मशहूर होने के सारे गुण मौजूद हैं, इसीलिए किसी भी तरह कोशिश करो कि यह धुन ड्यूट सॉन्ग बन जाए, नहीं तो लोग जब सिनेमा हॉल से बाहर आएंगे तो उनकी ज़ुबान पर सिर्फ हीरोइन का ही नाम होगा। अब शम्मी कपूर ने फिल्म डायरेक्टर मुखर्जी और तोलानी से जब इस पर बात की तो उन लोगों ने कहा कि उन्हें कोई भी आपत्ति नहीं है। वे लोग फिर से रिकॉर्डिंग और शूटिंग का खर्च उठाने को तैयार हैं, लेकिन गाने की दोबारा रिकॉर्डिंग के लिए ओपी नैयर को तुम्हें ही मनाना होगा। अगर नैयर साहब तैयार नहीं होते हैं तो हम भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। यह घटना उस दौर में ओपी नैयर के रुतबे के बारे में बताती है। खैर, शम्मी कपूर ने समझदारी से काम लिया और ओपी नैयर के बेटे आशीष के घर गए। उनके सामने ओपी के संगीत की खूब तारीफ़ें की और बेटे के हाथ पर शगुन के तौर पर 100 रुपये का नोट भी रख दिया। फिर शुरू हुआ शराब का दौर। शम्मी ने फिर बड़ी ही नज़ाकत से ओपी को उस सिंगल गीत को ड्यूट गीत में बदलने के लिए मना ही लिया। तुम सा नहीं देखा से पहले रफ़ी की आवाज़ का इस्तेमाल गंभीर सॉन्ग्स के लिए ही किया जाता था, लेकिन तुम सा नहीं देखा के बाद मस्ती चंचल वाले गानों के लिए भी रफ़ी की आवाज़ का इस्तेमाल संगीतकार करने लगे। अजय ब्रह्मात्मज के अनुसार शम्मी कपूर इंडस्ट्री में ऐसे वक्त में आए थे जब फिल्मी साम्राज्य पर दिलीप कुमार, राज कपूर और देव आनंद का कब्जा था। फिर भी दर्शकों ने शम्मी को पसंद किया। कुछ फ्लॉप फिल्मों के बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में एक नायक के रूप में अपने पैर जमाए, एक ऐसे शख्स के रूप में जो बेपरवाह था, खुशमिजाज था और लड़कियों के साथ छेड़खानी से भी पीछे नहीं हटता था। उस समय के तीनों सुपरस्टार्स की बनी बनाई अभिनय शैली को तोड़ते हुए शम्मी कपूर ने अभिनय का एक नया ग्रामर तैयार किया, और इसकी सबसे बड़ी यूएसपी थी उनका विचित्र डांस स्टाइल।
तनिषा मुखर्जी ने एक वेबसाइट को बताया था कि दादा सुबोध ने शम्मी कपूर से कहा था कि वह अपना निजी स्टाइल बनाए। काजोल और तनिषा की मां तनुजा ने सोमू मुखर्जी से शादी की थी, जो कि शशिधर मुखर्जी के बेटे थे। शशिधर अशोक कुमार, किशोर कुमार और अनूप कुमार के जीजा थे और सुबोध मुखर्जी शशिधर के छोटे भाई थे। शम्मी कपूर ने अपने रॉक एंड रोल स्टाइल को एल्विस प्रेस्ली से कॉपी किया था। इस नए स्टार के नए डांसिंग अंदाज के लिए एक अलग तरह के संगीत की ज़रूरत थी। फिल्मिस्तान स्टूडियो ने अपने पुराने पसंदीदा एस.डी. बर्मन के बजाय आगे की फिल्मों का म्यूज़िक तैयार करने के लिए ओ.पी. नैयर को चुनना शुरू किया, क्योंकि नैयर का संगीत शम्मी कपूर की नई शैली से ज़्यादा मेल खाता था। ओ.पी. नैयर ऐसे गाने बनाते थे कि शम्मी कपूर सिर्फ एक बार उन्हें सुनते ही उन पर नाचने लगते थे। तुमसा नहीं देखा फिल्मिस्तान स्टूडियो की आखिरी हिट फिल्म रही। शम्मी कपूर से जुड़े कई किस्से मशहूर हैं। वह शराब बहुत पीते थे। महाबलेश्वर में तीसरी मंजिल की शूटिंग शुरू हुई तो शराब को लेकर शम्मी कपूर विजय आनंद यानी गोल्डी से नाराज़ रहा करते। शाम को पैकअप के बाद गोल्डी पैदल घूमने निकल जाते और शम्मी इस दौरान खूब शराब पीते। जब तक गोल्डी लौटते तो खाने का वक्त हो चुका होता। शम्मी को शिकायत रहती, तुम कभी मेरे साथ बैठकर शराब नहीं पीते। गोल्डी समझाने की कोशिश करते, यह न कहो कि मैं तुम्हारे साथ बैठकर शराब नहीं पीता, बल्कि ये कहो कि मैं शराब ही नहीं पीता। जब पीना शुरू कर दूंगा तो तुम्हारे साथ बैठकर ज़रूर शराब लूँगा। तुम पीते हो और मैं नहीं पीता, फिर साथ बैठने का क्या मतलब? इसलिए मैं घूमने निकल जाता हूँ। तीसरी मंजिल के बनने से पहले का भी एक किस्सा बेहद मशहूर है। फिल्म से पहले शम्मी कपूर से मुलाकात के दौरान गोल्डी ने आर.डी. बर्मन की तारीफ़ की और कहा कि तुम्हें भी कभी किसी ने ब्रेक दिया होगा, प्रतिभा को अवसर ज़रूर मिलना चाहिए, तुम एक बार पंचम को सुन लो। आर.डी. बर्मन एस.डी. बर्मन के बेटे थे, जिनसे फिल्मिस्तान कुछ वक्त पहले दूरी बना चुका था। लेकिन यहाँ जब शम्मी आर.डी. से मिलने को राजी हुए तो नासिर हुसैन ने तीनों को दावत दी। पंचम यहाँ अपने साथियों के साथ आए। पंचम और उनके साथी हारमोनियम तबला लेकर आगे बढ़े। पंचम ने डायरी खोली और ओ हसीना जुल्फ़ों वाली गीत की धुन बजाई, जिसमें बोल तब कुछ और थे। शम्मी कपूर तो पंचम को फेल करने की फिराक में बैठे थे, पर ओ हसीना की धुन सुनकर वे खुश हो गए। शम्मी को संगीत लय ताल की समझ थी। पंचम ने अगली धुन बजाई, फिर तीसरी और चौथी भी वे बजाते रहे। शम्मी कपूर कब उनके पास आकर बैठ गए उन्हें खुद पता न चला। पंचम की धुनें सुनकर शम्मी ने उन्हें गले से लगा लिया। कुछ शराब का सुरूर भी था। पंचम को लगा जैसे उन्होंने बाजी मार ली हो। आर.डी. बर्मन का करियर इस फिल्म से शुरू हुआ और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। शम्मी कपूर और मुमताज़ की प्रेम कहानी भी खासी चर्चा में रही। मुमताज़ ने जब इंडस्ट्री में कदम रखा था तब वह सिर्फ 17 साल की थी। शम्मी उनसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन मुमताज़ ने ही शादी से इनकार कर दिया। इसकी वजह क्या थी ये उन्होंने खुद बताई थी। मुमताज़ ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में बताया था कि कपूर परिवार बेहद सख्त था। वह चाहता था कि शादी के बाद मुमताज़ सब कुछ छोड़कर सिर्फ परिवार पर ध्यान दे। मैंने 17 साल में फिल्मी दुनिया में कदम रखा था और मेरे पास अभी लंबा करियर था, ऐसा मुमताज़ ने कहा। लेकिन मुमताज़ ने जब शम्मी और कपूर परिवार को न कह दिया तब लोग ये मान रहे थे कि इनकार शम्मी की ओर से हुआ होगा, क्योंकि कहाँ कपूर ख़ानदान और कहाँ मुमताज़, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। शम्मी कपूर से जुड़ी एक और बात यह है कि वह भारत के इंटरनेट यूज़र क्लब के फाउंडर और चेयरमैन थे। वह भारत में इंटरनेट दौर के अगुवा रहे हैं। ट्विटर पर @PRSTV नाम के हैंडल से कुछ यही दावा किया गया। इसी हैंडल से दावे से जुड़े फैक्ट्स भी शेयर किए गए और तस्वीरें भी। mafatlal.co.in का हवाला देते हुए यूज़र ने लिखा कि यह वेबसाइट co.in के नाम वाली भारत की पहली वेबसाइट थी। इसके मालिक मिहिर मफतलाल थे और इसे IUCI यानी इंटरनेट यूज़र क्लब ऑफ इंडिया के वेब पेज पर होस्ट किया गया था। इसी हैंडल से शम्मी का IUCI यूज़र्स को भेजा गया एक ईमेल भी शेयर किया गया।